अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपके बाहर से टीचर आते हैं, जिसे एक्सटर्नल टीचर बोला जाता है, जो आपका वाइवा लेते हैं प्रैक्टिकल का अकाउंट्स का, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल होती हैं। देखो, वाइवा को किसी लिमिट में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि सबके अकाउंट्स के प्रोजेक्ट अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो आपका अकाउंट्स का प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है। मान लीजिए आपने, एक एग्जांपल लेता हूं, आपने HCL कंप्यूटर लिमिटेड ले लिया, HCL कंपनी ले ली। एग्जामिनर पूछ सकती है इसकी फुल फॉर्म क्या है? द हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। मेरी बात ऐशले समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ेंगे कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसका मेन काम क्या है। दूसरा, आपने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए कौन से टूल यूज करे हैं, कौन से टूल यूज करे हैं। कई स्कूलों में सिर्फ कैश फ्लो बनाई गई है, कई स्कूलों में कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव करी गई है, और कई स्कूलों में रेशो एनालिसिस करी है। तो ये बताओ, ये तीनों ही चीजों के ऊपर आपने किसी एक पे प्रोजेक्ट बनाया होगा। तो आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें से आपने कौन से टूल यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहला कहता हूं टूल, कि एक बच्चा कहता है सर मैंने कॉमन और कंपैरेटिव साइज के टूल लिए हैं, तो समझ लो वो इस चीज के ऊपर अब क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा आपसे। वो आपसे पूछेगा कि जो कॉमन साइज आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, उसमें कॉमन बेस क्या लिया? दैट इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आपने इक्विवेलेंट टू 100 माना, और कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर आपने जो क्या करा, आपने उसमें पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखी, फिर आपने करंट ईयर की फिगर लिखी, फिर आपने ऑब्सोल्यूट चेंज निकाला, दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर आपने ऑब्सोल्यूट चेंज निकाला, चाहे वो कंपैरेटिव थी बैलेंस शीट थी, चाहे वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L था। कॉमन साइज P&L में मैंने आपको बोला कि बेस जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, और कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी, बिकॉज टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी बोथ आर इक्वल। और कंपैरेटिव के अंदर ऑब्सोल्यूट चेंज इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर फिगर, और उसके बाद आपने ऑब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज निकाली, जो आपका ऑब्सोल्यूट चेंज आया उसको प्रीवियस ईयर की फिगर से डिवाइड करके इनटू 100। अब यहां पर मैंने आपको बात बतानी है। वो आपसे पूछेगा कॉमन साइज पे आपने बनाया, कॉमन साइज का दूसरा नाम क्या है? कॉमन साइज आपकी पता है ऐसे बनती, मैंने बोला ऐसे, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम है डायनामिक। डायनामिक, HD डायनामिक बोलते हैं बेटा, डायनामिक। मेरी बात पहले समझ ले, डायनामिक। और दूसरा आपने बनाया कॉमन साइज, दैट इज वर्टिकल, और वर्टिकल का दूसरा नाम है स्टैटिक। मेरी बात समझ आ गई? आपसे दोनों नाम पूछे जा सकते। ये आपका कॉमन साइज का चैप्टर क्लोज हो गया। फिर वो बोलेगा अच्छा चलो, आपने कॉमन साइज और कंपैरेटिव के ऊपर आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया, मुझे कोई और 2 टूल बता दीजिए जो फाइनेंशियल एनालिसिस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। तो आपका आंसर होगा रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस, ये भी बात समझ आ गई? सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सवालों से सवाल जुड़ते चले जाएंगे। एग्जामिनर कहेगी या कहेगा बताओ आपको रेशो में कौन सी सबसे अच्छी रेशो लगती है, उसका फार्मूला बताओ। तो सब बच्चे एक ही चीज बोलते हैं, सर सबसे अच्छी रेशो लगती है करंट रेशो, दैट द करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसके बाद तो वो बोलेगा नहीं सर मैडम मैं बता रहा हूं आइडल रेशो, सर मैं बता रहा हूं आइडल रेशो 2:1 होती है। तुम्हारे मुंह से अपने आप निकलेगा, अपना ज्ञान बाहर आएगा तुम्हारे अपने आप। वो कहे चुप कर, पहले बता लिक्विड रेशो के बाकी 2 नाम बता। क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। तो देखो इन टीम अपने आप जाके एक एक चीजें आ रही हैं। अब मुझे नंदिका बताएगी कि जब हम लिक्विड एसेट निकालते हैं तो हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स को क्यों माइनस करते हैं, वाई?
बिकॉज दीज 3 आइटम्स आर नॉट इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि 3 आइटमें इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं होती। आपको करंट रेशो बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे से जानते हो करंट रेशो बहुत अच्छे से। तो करंट रेशो आइडल रेशो 2:1 सर बहुत अच्छी है, 3:1 हो जाए बहुत अच्छी है, अगर 10:1 हो जाए तो ये अच्छी है नहीं, दैट इज द नेगेटिव साइन फॉर द कंपनी। नंबर 1 बैड कैश मैनेजमेंट, पुअर कैश मैनेजमेंट, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पुअर डेटर मैनेजमेंट। मेरी बात समझ आ रही है? तो कैश रेशो कैश के ऊपर हो गया। इसकी आइडल रेशो होती है 2:1 और लिक्विड रेशो की आइडल रेशो होती है 1:1। यहां पर 2 रेशो का समापन खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तीसरी बात मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर आप करंट रेशो निकालेंगे, क्या इसे करंट लायबिलिटी में लेंगे या इसे करंट डेटर में से माइनस करेंगे? आपको ट्रीटमेंट बताना है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट इन करंट रेशो, और ट्रीटमेंट बताना है आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो आप कहोगे मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को डेटर में से माइनस करूंगा। फिर मैं इसी इंटर रिलेटेड सवाल पूछूंगा कि अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है और आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालनी है, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, वहां पर आप ग्रॉस डेटर लेंगे। इंटर रिलेटेड देखो, जब हम वाइवा कोई भी टीचर लेने जाता है तो अंदर एक से एक इंटर रिलेटेड सवाल निकल जाता है। चलो जी, दूसरा बच्चा आ गया, दूसरा स्टूडेंट, एक जोड़ा आया, एक मतलब 2-2 के, कई स्कूलों में 3-3 के होंगे, कईयों में 2-2 के होंगे। हाँ जी बेटा, आपका प्रोजेक्ट क्या है? जी मैंने इस कंपनी पर बनाया है। जैसे बोला कि सर मैंने डाबर कंपनी के ऊपर, तूने डाबर पे बनाया, क्या बात है, मेरे मुंह से देख कितने फ्रीक्वेंसी कितनी मैच हो रही है, डाबर। और बाई चांस की बात है मैंने डाबर बोला और सामने एक बच्चे ने बोला सर मैंने डाबर पे बनाया, तब ये मुझे कहती है कि सर आप मेरे बेस्ट टीचर हो। अंतरात्मा से हम शिष्य और गुरु जुड़े हुए हैं आपस में, जबकि मैंने आज तक तेरे से पूछा नहीं है। ये पक्का या मजाक कर रही है मेरे साथ? अब मैं एज ए एक्सटर्नल तुझसे पूछूंगा तूने डाबर का ही प्रोजेक्ट क्यों उठाया? नहीं, ये नहीं बोलना कि मुझे वही मिला था। सर आई लव हर्ब्स, मैं जड़ी बूटियों से बहुत प्यार करती हूं। मेरे घर वालों ने बोटनी ऑनर्स कर रखी है, उन्हें फूल पत्तियों से बड़ा प्यार है। है भाई, बात सही कह रहा हूं एशले? नहीं, पहले रुक जा। मेरे को जड़ी बूटियों से बहुत प्यार है। और आप ये बताइए सर या मैडम जो भी आपके सामने है, कि कोई ना कभी आपने भी डाबर का च्यवनप्राश तो जरूर खाया होगा। जो हमारी, और आजकल तो ठंड के दिन है मैडम, और आप थुड़ कर रहे हो, घर जाके डाबर का च्यवनप्राश खाना। इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। मैं वही खा के आया हूं सर। क्यों पंगे ले रहा है यार इसके साथ? अब डाबर का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? फिर क्यों नहीं होता? बोटनी वाले क्या होते हैं? तुझे अपने बालों से कितना प्यार है, तुझे पता है? ये तुझे अपने कान से कितना प्यार है, जो तूने इसमें बाली पहन रखी है, कितना प्यार है? तुझे अपने बालों से प्यार नहीं है, जो तू एक मिनट में 62 बार नहीं, तूने बोला कि फूल पत्तियों से कौन प्यार करता है? हम करते हैं पत्तियों से प्यार, पत्तियों से और पत्नी से। आगे चलो। अब वो बच्चा कहता है जी मैंने अपना ग्रुप बनाया रेशो एनालिसिस पे। तो ये बता बेटा, तूने डाबर के रेशो पे बनाया, तेरी सबसे बढ़िया मेरे को बता, रेशो कितनी तरह की होती है? टाइप्स ऑफ रेशो सर 4 तरह की मेन रेशो होती है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, नंबर 2 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, नंबर 3 एक्टिविटी रेशो, और नंबर 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सर बिल्कुल। चलिए आप मुझे ये बताइए
कोई मुझे 2 लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी के एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो मैं आपको सारे याद करवाता हूं। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी में 2 रेशो है, करंट रेशो, द करंट एसेट रिलेशनशिप बिटवीन करंट। देख मैंने अभी बोला बालों से प्यार कर रहा है, देख फिर वो बालों को हाथ लगा रहा है, फिर कह रहा है पर्सनल हो रहे हो आप। करंट रेशो, द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडल रेशो 2:1। लिक्विड रेशो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। द अनदर नेम ऑफ लिक्विड रेशो इज इक्वल टू इज क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। द सेकंड लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, उसमें कितना क्या आती है, डेट इक्विटी रेशो। द आइडल रेशो इज 2:1, द डेट अपॉन इक्विटी। और डेट अपॉन इक्विटी जितनी हाई होगी उतनी ही रिस्की होगी। द सेकंड इज प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। थर्ड इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट डू यू मीन बाय डेट? ओनली लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का डेफिनेशन बताओ, तो आपके पास 2 डेफिनेशन है। देखो मैं वाइवा ले रहा हूं, इंटरलेटेड बताइए आप मेरे सामने, अगर यही चीज बोलेंगे तो मैं आपके सामने इंटरलेटेड एक चीज से एक चीज करता जाऊंगा। चल बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला बता दे। वो बोलेंगे सर 2 अप्रोच होती हैं। आप बोलोगे एक एसेट अप्रोच, एक लायबिलिटी अप्रोच। एसेट अप्रोच में, लायबिलिटी अप्रोच में शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और एसेट अप्रोच में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? संस्कृत, हाँ जी। क्यों नहीं पूछ सकता? वो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी पूछ सकता है। बेटा देखो वाइवा को किसी हम सीमा में नहीं बांध सकते, किसी लिमिट में नहीं बांध सकते। अब चलो डेट इक्विटी हो गई, आपसे वो फार्मूला पूछेगा, फिर आप कहोगे, फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको सबसे अच्छी रेशो, मेरे को कौन सी अच्छी रेशो लगती है? मैं कहूंगा मुझे लगती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दैट द पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। द फार्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। यार चुप रहा यार, सुन ले। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये परसेंटेज में आती है, और इसका दूसरा नाम है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फिर एक रेशो, एक लॉन्ग टर्म। अब एक बच्चा आया, हाँ जी चलो 2 चले गए, 2 आ गए, हाँ जी तुझे क्या अच्छा लगता है? सर मैंने भी रेशो पे बनाया है। तुझे सबसे अच्छी रेशो कौन सी उसे लगती है? अतिशय जैन था। मैंने कहा अतिशय तेरे पर तो भाई एक्टिविटी रेशो लगनी चाहिए, इतना भजन बढ़ा लिया तू, वर्कआउट किया कर। अब तू एक्टिविटी रेशो पे बता, इसकी बैंड बजानी शुरू कर दी। बता इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कोई 2 रेशो बता। कह रहा सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। फार्मूले याद कर लियो। मैंने कहा एक रेशो ऐसी बता, इसको, इस रेशो का दूसरा नाम क्या है? एक्टिविटी रेशो का, दैट इज स्पीड रेशो, जो आपको एफिशिएंसी बताती है। कौन सी ऐसी रेशियो है जो आपको एफिशिएंसी बताती है बिजनेस की, कि कितनी एफिशिएंटली बिजनेस का काम हो रहा है? दैट इज एक्टिविटी रेशियो। इसे स्पीड रेशियो भी बोला जाता है। मैंने कहा एक काम बता, एक रेशियो एक ऐसी और होती है जो टाइम्स में आती है, पर वो एक्टिविटी रेशियो नहीं होती, इंटरेस्ट का रेशियो। और वो किसका पार्ट है? सर किसका पार्ट है? कौन सी सोल्वेंसी? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। मेरी बात देखो, इंटरलेटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा? लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, इंटरेस्ट का रेशियो। फार्मूला इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन बोरिंग। और बोरिंग कौन सी लेनी है आपने? ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? चलो जी, एक्टिविटी रेशियो भी खत्म हो गई। दूसरा आया, बेटा तूने क्या करा? सर मैंने भी लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पे ही काम किया है, मुझे बता प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला बता। सर प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। दोनों में निकाल सकते हैं ना, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और प्योर रेशियो में भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो? सर प्रोप्राइटरी रेशियो हमें यह बताती है कि जो भी हमने टोटल एसेट क्रिएट करी है उसमें हमारा अपना कंपनी का खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है, और जितनी ये प्रॉफिटेबल क्या कहते हैं अपना, जितनी प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा होगी उतनी बिजनेस के लेंडर को सिक्योरिटी फील होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मान लीजिए मैं 2 बच्चे आए, दोनों बच्चों को मैंने बोला कि बच्चों एक कागज लो। मैंने बोला अतिशय की कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 5:2 है, और अर्श सोनी की कंपनी की रेशियो ये डेट इक्विटी रेशियो है
दोनों बैंक से लोन लेने गए, तो पहले कंपनी किसे लोन देगी? अतिशय को देगी या अर्श को देगी? अर्श को देगी। क्यों? पहले बेटा हम रेशो को जब तक बराबर नहीं करेंगे, यहां से इसको 1:1 में ले ले पहले, तो कितना हो गया? 2.5:1 और ये 2:1। डेट इक्विटी इसको कम है, तो अर्श सोनी को पहले लोन मिल जाएगा। दूसरी बात, मैंने बोला डेट इक्विटी रेशो में आपने डिबेंचर आपने रिडीम कर दिए, तो बताइए डेट इक्विटी रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो इफेक्ट। बोनस शेयर से क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट। बोनस शेयर एक ऐसी आइटम है जो ना डेट इक्विटी को इफेक्ट करती है, ना कैश फ्लो को इफेक्ट करती है, ना कैश फ्लो को इफेक्ट करती है, क्योंकि आपका शेयर होल्डर फंड रिमेन्स अनचेंज रहता है, डेट में कोई चेंज नहीं हुआ। याशी खुराना जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आपको बड़े ध्यान से वो फार्मूले याद करने हैं समर्थ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 90%, क्योंकि उन्हें पता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तक आते आते बच्चा हार चुका होता है, तो वो याद नहीं करता, और वो आपसे एक पेपर में बोलेगा बेटा मैंने आपको देना है, मैंने आपको दे दिया कि मैंने आपको दे दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख रुपए, और टैक्स रेट है 40%, मुझे पीबीटी बता दे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दे, तो पीबीटी इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 40, 10 लाख हो गया। समझ? यस और नो? यस और नो? और अब आ जाओ, एक बच्चा आया, अगला आया, चल भाई तेरे को क्या रेशो? सर मुझे तो प्रॉफिट से प्यार है, हाई प्रॉफिट, मैं तो रिस्क लेने को हमेशा तत्पर रहता हूं, आई लव प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। चल बेटे आजा प्रॉफिट। तो मुझे ऐसी 2 रेशो बता दे जो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ऑपरेटिंग रेशो और। सर मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं। तो भाई फिर तुझे ऑपरेटिंग, तेरा फिर प्यार लैला मजनू वाला है ही नहीं, तेरा प्यार। हाँ जी 100। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशो कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशो कहलाती है कि इनका दोनों का एक चीज बढ़ती है तो एक चीज घटती है, और दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू 100। सुन रहा है एशले सरीन? हाँ जी सर। कुछ फायदा मिला तेरे को आज की क्लास का? हाँ जी सर। प्रीशा, याशी, अर्श, अरोड़ा, अनिका, अब आ जाओ, अब नंदिका की बारी आ गई। नंदिका कहती है मेरे को तो सारी रेशो एक समान लगती है, क्योंकि मेरा सब में ही हाथ ढीला है। मुझे सारी रेशो आती हैं, पर कुछ कुछ आती हैं, कुछ के फार्मूले याद है मैम सर, और कुछ के याद नहीं है। अभी मेरे जो पीछे वाले बच्चे गए, मैंने उनसे पूछा कि मैम और सर ने कौन से सवाल पूछे, सबने कहा करंट रेशो पे पूछे, तो ये तो मुझे बहुत अच्छी से आती है। तो नंदनी, मैं चाहूंगा कि मैं तेरे से कुछ नहीं पूछना चाहता, मुझे ये बता दे कि बैलेंस शीट रेशो कौन सी होती है? है? ये क्या है? कोई मुझे बताएगा बैलेंस शीट रेशो क्या होती है? याशी खुराना, आप आए हैं नंदिका के साथ। वो रेशो, बैलेंस शीट रेशो, वो रेशो बोली जाती है जहां पर दोनों एलिमेंट जो हैं वो बैलेंस शीट उठाए गए, जैसे प्रोप्राइटरी रेशो। वेरी गुड, क्या बात है। देखो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, दोनों एलिमेंट बैलेंस शीट के है कि नहीं है, तो दोनों रेशो कौन सी कहलाएगी? बैलेंस शीट रेशो। करंट रेशो, करंट रेशो इज आल्सो ए बैलेंस शीट रेशो। डेट इक्विटी रेशो इज आल्सो ए बैलेंस शीट रेशो। अब मैं आपसे बोलूं प्रॉफिट रेशो, ट्रेडिंग प्रॉफिट से कौन सी रेशो आती है? जैसे नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दोनों एलिमेंट कहां से आए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ट्रेडिंग एंड पीएनएल से है, तो वो कौन सी रेशो हो गई? प्रॉफिट रेशो। अब एक आई कंपोजिट रेशो, यानी कि जिसमें एक डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पीएनएल का और एक बैलेंस शीट का। बता दे क्या है? ऑपरेटिंग तो बेटा प्रॉफिट में आ गया। यस यस यस, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज द कंपोजिट रेशो। ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल
ओब्लिक एवरेज डेटर, एवरेज ट्रेड रिसीवल बैलेंस शीट का पार्ट है। ऑपरेटिंग रेशो गधे, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और आरएफओ दोनों किसके पार्ट हैं जैन साहब? हैं बेटा। ऑपरेटिंग रेशो क्या है आपका? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ। बैलेंस शीट का कहां एलिमेंट आया इसमें? दोनों पीएनएल के, ट्रेडिंग और पीएनएल के पार्ट है कि नहीं है? अब आ जाओ। अब एक बच्चा आया सबसे पहले, मैंने कहा भाई तू क्या करके आया? कह रहा रोल नंबर 1 आन्या। मैं कहा चल रोल नंबर 1 तू पहले चैप्टर का बता, मुझे बता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रही सर नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स और नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने अच्छा ये बता कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इसका शेड्यूल कौन सा है बैलेंस शीट का? शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट का, शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा एक बार बता ऑपरेटिंग साइकिल बता दे क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ एक्विजिशन जो आपको याद करनी है, ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन लिखते जाओ चैप्टर नंबर 1 पे ऑपरेटिंग साइकिल। अब आपको पता है मैंने आपको एक टर्म पूछी कि आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है और आपने 13 महीने में पे करा, तो ये करंट लायबिलिटी बनेगी या नॉन करंट? करंट बनेगी। अगर आपकी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने है और आपने 12 महीने में पे करा तो भी करंट होगा, क्योंकि नॉर्मली हम अगर 12 महीने से कम हो जाए तो हम 12 महीने को कंसिडर करते हैं, पर अगर उससे ऊपर चला जाए तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ऑपरेटिंग साइकिल भी समझ आ गया कि नहीं आ गया? फिर मैंने पूछा सेल ऑफ स्क्रैप कहां पर आएगा? बैलेंस शीट, उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। सेल ऑफ स्क्रैप आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट माना जाएगा। आधे बच्चे आंसर देंगे यहां पर सर ये तो मैम ये तो अदर इनकम है। नो, अदर इनकम में क्या होगा? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अगर वो उसकी ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। बट सेल ऑफ स्क्रैप, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि बैंक चार्जेस मैं कहां पर लूंगा? नो, आप यही जवाब आना था। फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट, बैंक चार्ज इज नॉट ए फाइनेंस कॉस्ट, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट की डेफिनेशन होती है फाइनेंस खर्चे, कॉस्ट के खर्चे वो खर्चे होते हैं जो बोरिंग के ऊपर किए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस इज नॉट ए, बैंक चार्ज इज अदर एक्सपेंसेस, इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट। बेटा ये मेन पेपर में भी आते हैं, वाइवा में भी आ गए और मेन पेपर में भी आ गए। उसके बाद सर क्या करके आए हो आप? सर मैंने ना बैलेंस शीट अच्छे से याद कर ली। चल मुझे हेड बता दे, मेन हेड बता दे। सर पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा करंट लायबिलिटी, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी, चौथा करंट लायबिलिटी। अच्छा मुझे करंट लायबिलिटी की सीक्वेंस बता दे। सर नहीं, एस्टॉस शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, ओ हमेशा अदर और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलो समर्थ मुझे 2 अदर करंट लायबिलिटी के एग्जांपल दे दे। 2 अदर करंट लायबिलिटी। यस, कॉल इन एडवांस, वेरी गुड। और अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड, अनपेड। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका मेन पेपर हो चाहे ये वाइवा वाला हो, जो अदर्स वाली आइटम है, आइदर अदर नॉन करंट एसेट्स और अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और अदर करंट एसेट्स। मैंने विवान से पूछा एक्रूड इनकम कहां आएगी? अरे भाई मेन में अगर आ गया तो पेपर में कह रहे वाइवा हो गया मेरा। नहीं, अदर करंट एसेट्स में अदर करंट एसेट्स, ये रेशो के ऊपर। अच्छा एक बच्चा है, सर तू बता लायबिलिटी एसेट के बता दे। सबसे पहला हुआ नॉन करंट एसेट्स और दूसरा हुआ करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में पहले आया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल, फिर इंटेंजिबल एसेट, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस,
फिर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मुझे कोई एक एग्जांपल समारा बता दो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का। दैट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर आ गया आपका, मुझे कैपिटल एडवांसेस का कोई एग्जांपल दे दो। रोहन मुझे कैपिटल एडवांसेस का एग्जांपल दे दो। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कैपिटल एडवांसेस दोनों अलग अलग हैं। जो लोन्स एंड एडवांसेस में, कैपिटल एडवांसेस क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई एसेट खरीदी है और उस एसेट के अगेंस्ट में मैंने एडवांस पेमेंट दे दी, दैट इज द कैपिटल एडवांसेस। अब आपसे ये पूछा जाए, मेरी बात याशी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कैपिटल वर्क इन, अच्छा अब मेन कंफ्यूजन का आती है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दैट द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन इज द पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, बट अगर वर्क इन प्रोग्रेस है इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में किसका पार्ट है? इन्वेंट्री का, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है सेमी फिनिश गुड्स। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, मेन हेड करंट एसेट्स, सब एसेट। और इन्वेंट्री की 5 आइटमें बता दो। सबसे पहले सर रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर। दूसरी बात, अब लिक्विड रेशो निकाल। अब देखो स्टोर्स एंड स्पेयर की बात आई तो मैं कहूंगा, अब मैं बताऊं लिक्विड रेशो, आप जब आप करंट रेशो निकालते हो तो इन्वेंट्री में आप 2 चीजें माइनस करते हो, क्या? लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर। बट जब आप एसिड टेस्ट रेशो लेते हो तो पूरी की पूरी इन्वेंट्री का साफ कर देते हो। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक वीडियो जो मैंने आपको भेजी है वो पूरी कैश फ्लो के ऊपर थी। तो अब ये बताओ, ये 2 वीडियो देखने के बाद क्या अब आपका अतिशय, क्या आपका वाइवा पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेरी बात समझ आ रही है याशी खुराना जी? अब याशी खुराना जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जाते जाते, क्योंकि इसका नाम वाई से है, सबसे लास्ट में होगी, क्योंकि जेड से तो किसी का नाम होता नहीं है। मैं कहूंगा याशी खुराना, जाते जाते कोई गाना सुना जा जो तुझे याद है। सुना दियो गाना, हो सकता है लास्ट में वो भी थक जाएगा, थक जाएगी, तुझे क्या पता ऐसे ही भेज दिया जाएगा और तू गाना गाइयो वाला। केड़ा गाना? वही सजन राजी सुनो जाओ, सबको उड़ा दो, बस देख ए उड़ाएगी गाना। संस्कृति मुझे ये बता, जब डेट लेते हैं तो कौन से डेट लिए जाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और जो इंटरेस्ट भी लिया जाएगा वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग का ही लिया जाएगा। अब आ जाओ, अब बाकी कैश फ्लो के ऊपर आ गए हम। कैश फ्लो की मैंने पूरी जो मैंने 25 मिनट की वीडियो बनाई है वो पूरी शायद कैश फ्लो के ऊपर ही है। अब आपको ट्रीटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स हो, चाहे प्रपोज डिविडेंड हो, चाहे आपको मैंने एक आइटम ये भी बताई थी कि एक ऐसी आइटम जो दोनों एक्टिविटी का आउटफ्लो होता है, एसेट परचेज और हायर परचेज सिस्टम, कि जिसमें प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और जो प्रिंसिपल पार्ट जो होता है वो आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग होती है, और जो इंटरेस्ट पार्ट होता है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। कोई 2 एक्टिविटी, डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग है। डिविडेंड रिसीव डिपेंड करेगा, डिविडेंड रिसीव डिपेंड करेगा कि अगर वो नॉन फाइनेंस है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और अगर वो फाइनेंस कंपनी है तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर मैंने उस दिन बताया था व्हाट डू यू मीन बाय कैश। कैश मींस कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और कैश इक्विवेलेंट मतलब हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट व्हिच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद द पीरियड ऑफ 90 days और लेस। एंड द एग्जांपल इज मार्केटेबल सिक्योरिटी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। मेरी बात समझ आ रही है अतिशय? एशले? हाँ, कोई बात नहीं। और हाँ, एक सवाल तो मैं भूल गया, जिन बच्चों ने फाइलें बाजार से बनवाई है, जिनके हाथों को मेहंदी लगी हुई थी, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे हाय, ये तो पहले ही हाय कर रही है संस्कृति, तूने खुद नहीं बनाई क्या? बेटा वो किसी से पूछ लेगी तो बेटा अगर तुमने फाइल नहीं खुद बनाई, क्या कह रहा हूं, फाइल तुमने खुद नहीं किसी ने भी,
अरे भाई उसने बोल दिया लिख के दिखाए कागज पे, राइटिंग नहीं मैच करेगी वहां। तो बोल देना कि आधी मैंने बनाई है, अगर बीच बीच में लिखा हुआ है आधी मैंने बनाई है आधी मम्मी ने बनाई है। मम्मी ने क्यों बनाई है? क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। हाँ सब बीमार हो गए थे उसे। अरे पता उसे भी है। ओ यार फिर भी, यार फिर भी डरा नहीं रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ, सच बोल देना। क्योंकि नहीं तो मैम की बेइज्जती या सर की बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारे स्कूल की कि तुम्हारे बच्चे स्कूल के झूठ बोलते हैं। है? बेटा वो एक जसराज जी कह रहे हैं कि हमारे स्कूल की एक फाइल भेज दी थी सीबीएसई क्योंकि बच्चे ने खुद नहीं बनाई थी। चलिए एनीवे, तो आज का वाइवा दोनों खत्म हो गए, पूरा वाइवा का मैंने आपको डिटेल बता दिया। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अलविदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट। अबे सुन ले अब मेरी बात, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो वाइवा 2:1 है। क्यों होती है? क्योंकि आपकी इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि आपकी 1 रुपए की करंट लायबिलिटी देने के लिए आपके पास 2 रुपए की करंट एसेट अवेलेबल है। राइट? प्रीशा समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ बहुत अच्छा जाएगा, 20/20। बाय बेटा। क्या कह रहे हो आप?